नमस्कार साथियों, एमबी हैंडशिप के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में आपको पढ़ना है अथवार्ड शिफ्ट ऑफ जी, दैट मीन्स ट्रांसवर्स शिफ्ट ऑफ जी एंड लिस्ट। हम आपको लेक्चर नंबर 33 में बताए हैं शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, एक वर्टिकल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल और तीसरा ट्रांसवर्स अर्थात अथवार्ड शिफ्ट डायरेक्शन। और हम आपको यह भी बताए थे वर्टिकल के कारण शिप के स्टेबिलिटी जो है चेंज होता है, लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट के कारण शिप का ट्रिम इफेक्ट होता है और ट्रांसवर्स शिफ्ट के कारण वेसल का लिस्ट अफेक्टेड होता है। अतः अथवार्ड शिफ्ट डायरेक्शन में यदि शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है तो वेसल के लिस्ट को चेंज करेगा। यदि वेसल पहले से अपराइट होगा तो वेसल को लिस्ट कर देगा, और यदि वेसल पहले से लिस्टेड होगा तो उस लिस्ट के वैल्यू को चेंज कर देगा, या तो लिस्ट ज़्यादा कर देगा या लिस्ट कम कर देगा, या लिस्ट का डायरेक्शन चेंज कर देगा। यदि पोर्ट में होगा तो पोर्ट से स्टारबोर्ड हो सके कर दे। तो यहाँ पर आपको लिस्ट कैलकुलेट करना सीखना है। और जब हम आपको कैप्टन सुब्रमण्यम साहब का बुक पढ़ा रहे थे वहाँ पर लिस्ट के बारे में बताए थे। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज द ट्रांसवर्स इंक्लिनेशन ऑफ शिप ड्यू टू शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉट ऑन द सेंट्रल लाइन ऑफ शिप। जब शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिप के सेंट्रल लाइन पे नहीं रहता है तो शिप लिस्ट रहता है। अब मान लेते हैं कोई वेसल है, यह पूरा तरह अपराइट है, इधर पोर्ट साइड है, इधर स्टारबोर्ड साइड है। तो जब वेसल पूरा अपराइट रहेगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेसल के सेंट्रल लाइन पर ही कहीं ना कहीं होगा। हम मान लेते हैं वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर लाइन पर कील से कुछ हाइट पर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है। अब सपोज कीजिए कोई वेट स्टारबोर्ड साइड में लोड किए, तो जब कोई वेट स्टारबोर्ड साइड में आप लोड कीजिएगा तो वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी स्टारबोर्ड की ओर शिफ्ट होगा। इनिशियल में वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी था, अब कुछ स्टारबोर्ड साइड में लोडिंग हुआ है तो उसके कारण वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टारबोर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और हम इसको मान लेते हैं G1। और यदि लोडिंग पोर्ट साइड में होता तो वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोर्ट साइड में शिफ्ट हो जाता, और डिस्चार्जिंग के केस में उल्टा। और हम आपको यह भी बताए हैं जब वेसल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब एकदम शांति से चुपचाप फ्रीली फ्लोट कर रहा है, चाहे वेसल इंक्लाइंड हो चाहे वेसल इंक्लाइंड ना हो, अर्थात चाहे अपराइट हो या अपराइट ना हो, यदि वह फ्रीली फ्लोट कर रहा है, उस पर कोई इधर उधर कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो जो वेसल पर फोर्स ऑफ बायंसी नीचे से ऊपर की ओर लगेगा वह बराबर होगा जो वेसल पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब जो वेसल का वेट नीचे की ओर लगेगा, यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए यह दोनों फोर्सेज एक ही वर्टिकल लाइन में लगना चाहिए। यदि एक वर्टिकल लाइन में नहीं रहेगा तो यहाँ पर कपल फॉर्म हो जाएगा, तो वेसल को यह मूव करा देगा। इनिशियली में वेसल अपराइट था, तो जब इनिशियली में वेसल अपराइट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेसल के सेंट्रल लाइन पर रहेगा, तो फोर्स ऑफ बायंसी भी सेंट्रल लाइन पर ही रहेगा। फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर की ओर एक्ट करेगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर, दोनों एक दूसरा को कैंसिल आउट कर देगा और वेसल चुपचाप एकदम स्थिर हो जाएगा, पानी में एकदम स्थिर वह फ्लोट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने कुछ स्टारबोर्ड साइड में लोडिंग किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टारबोर्ड साइड में शिफ्ट हो गया। अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टारबोर्ड की ओर शिफ्ट हो गया तो न्यू वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा, अर्थात वेसल पर जो वेट है वह वेट नीचे की ओर यहाँ से लगेगा और फोर्स ऑफ बायंसी ऐसे ऊपर की ओर लगेगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट हो रहा है जो वेसल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो अब वेसल क्या करेगा, धीरे धीरे फर्दर इंक्लाइंड होता जाएगा। और यह कब तक इंक्लाइंड होगा, जब तक फोर्स ऑफ बायेंसी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ही वर्टिकल लाइन में ना आ जाए। तो जब एक ही वर्टिकल लाइन में आ जाएगा और दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, तो फिर यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और उसी एंगल पर जाके वेसल चुपचाप रुक जाएगा, अर्थात फिर से वेसल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के मतलब है अपराइट नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अपराइट अदर वर्ड है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलग वर्ड है। बहुत लोग सोच लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब वेसल अपराइट हो, नहीं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के मतलब वेसल शांति से एकदम फ्रीली चुपचाप फ्लोट कर रहा है, ना तो वह दाएं झुक रहा है, ना बाएं झुक रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, नहीं फॉरवर्ड की ओर झुक रहा है, नहीं आफ्ट की ओर झुक रहा है। और यह स्थिति जब वेसल अपराइट रहेगा तब भी हो सकता है, और जब वेसल इंक्लाइंड रहेगा तब भी हो सकता है। अर्थात जब वेसल लिस्टेड रहेगा तब भी वेसल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह सकता है। और एक चीज़ में और लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वह है लिस्ट और स्टेबल। बहुत लोग सोचते हैं यदि वेसल लिस्टेड है तो वह वेसल स्टेबल नहीं है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट गलत है। स्टेबल कहने का मतलब है वेसल के पास पॉजिटिव जीएम। यदि वेसल लिस्टेड है, मान लेते हैं वेसल 5 डिग्री स्टारबोर्ड की ओर लिस्ट है और इसके बावजूद भी वेसल के पास पॉजिटिव जीएम है, मान लेते हैं जीएम का कुछ वैल्यू है 0.15, तो यहां पर यदि वेसल 5 डिग्री लिस्टेड है फिर भी वेसल स्टेबल है। स्टेबल इज अदर थिंग, लिस्ट इज अदर थिंग। सिमिलर वे में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अदर थिंग एंड अपराइट इज अदर थिंग। तो ये सारा चीज आप लोग समझ लीजिएगा, और ओरल में ऐसे ही आप लोग फंसते हैं। तो अब आइए कॉन्सेप्ट पर जो समझा रहे थे। शुरू में वेसल अपराइट था, मान लेते हैं स्टारबोर्ड साइड में कुछ लोडिंग किए। अब लोडिंग के कारण वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टारबोर्ड साइड में शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टारबोर्ड साइड में शिफ्ट होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की ओर लगना शुरू करेगा और फोर्स ऑफ बायेंसी ऊपर की ओर। अब यह दोनों फोर्सेज एक कपल फॉर्म करेगा और वेसल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो वेसल थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा। और यह वेसल कब तक इंक्लाइंड करेगा, जब तक सेंटर ऑफ बायेंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही वर्टिकल लाइन में ना आ जाए। जब दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में आ जाएगा तो वेसल फिर से स्थिर हो जाएगा, और जितना एंगल पर वह इंक्लाइंड रहेगा उतना ही पर वह चुपचाप खड़ा हो जाएगा। वेसल धीरे धीरे इंक्लाइंड होगा, और जब इंक्लाइंड होगा तो अंडर वाटर जो वेसल का पोर्शन है स्टारबोर्ड साइड में ज़्यादा डूबेगा। हम मान लेते हैं ये रेड वाला लाइन आपका वेसल का सेंट्रल लाइन है, और अभी जो ब्लैक से मार्क कर रहे हैं मान लेते हैं ये आपका इनिशियल जी था, और ये वाला न्यू जी मतलब G1। अब जब वेसल इंक्लाइंड करेगा तो स्टारबोर्ड साइड में अंडर वाटर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, तो ये जो सेंटर ऑफ बायेंसी है यह भी शिफ्ट होके स्टारबोर्ड साइड में आ जाएगा। और ये आपका इनिशियल वाला सेंटर ऑफ बायेंसी है, और ये आपका फाइनल सेंटर ऑफ बायेंसी है B1। अब जैसे ही सेंटर ऑफ बायेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही वर्टिकल लाइन में आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और वेसल जहाँ पर इंक्लाइंड था वहीं पर खड़ा हो जाएगा। अब वेसल फिर से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चला गया, लेकिन यहाँ पर वेसल कुछ लिस्टेड हो गया, अर्थात इसमें कुछ लिस्ट आ गया क्योंकि यह झुक गया। और वेसल का लिस्ट होने का मेन कारण क्या हुआ, क्योंकि वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेसल के सेंट्रल लाइन पर नहीं है। यह स्टारबोर्ड की ओर चला गया तो वेसल भी स्टारबोर्ड की ओर झुकता गया जब तक सेंटर ऑफ बायेंसी वेसल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्ट नीचे ना आ जाए। तो यहां से आप समझ गए होंगे लिस्ट का मेन कारण है वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी
शिप के सेंट्रल लाइन पर न होना। तो अब हम बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद ये वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझाते हैं, तभी आपको लिस्ट का फार्मूला मिलेगा। अब आपको मालूम चल गया है वेसल का लिस्ट होने का मेन कारण है शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंट्रल लाइन पर ना होना। हम मान लेते हैं ये रेड वाला वेसल का सेंट्रल लाइन है। ये जो डायग्राम था इसी को हम बड़ा में बना रहे हैं और विशेष कुछ नहीं है। ये आपका सेंट्रल लाइन है, ये आपका इनिशियल जी था और ये फाइनल जी, और ये आपका एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जिधर वेट शिफ्ट होता है उसी के एकदम पैरेलल में यह शिफ्ट होता है। तो जी जी1 वेसल के सेंट्रल लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। हम मान लेते हैं ये वाला बी जो है इनिशियल सेंटर ऑफ बायंसी का सेंटर था और यह फर्दर तब तक इंक्लाइंड करता रहेगा जब तक नया सेंटर ऑफ बायंसी न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एग्जैक्ट नीचे ना आ जाए, और इसका नाम हम B1 रख देते हैं। हम आपको कैप्टन सुब्रमण्यम साहब का बुक में जब लिस्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम ट्रांसवर्स मेटा सेंटर के बारे में बताए थे। अब बहुत लोग भूल भी गए होंगे, तो जो भी लोग भूल गए हैं हमारा जो पुराना लेक्चर है आप देख लीजिएगा। हम आपको बताए थे जब वेसल इंक्लाइंड हो जाता है तो फोर्स ऑफ बायंसी एक न्यू पोजीशन से एक्ट करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर B1 पोजीशन से फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर की ओर लगना शुरू हो गया, और इस पोजीशन से जब फोर्स ऑफ बायंसी वर्टिकली ऊपर की ओर लगेगा तो यह वर्टिकल लाइन वेसल के सेंट्रल लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा। तो वेसल के सेंट्रल लाइन को जिस पॉइंट पर कट करता है वही ट्रांसवर्स मेटा सेंटर कहलाता है, जिसे हम लोग M से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वेसल का न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और न्यू सेंटर ऑफ बायंसी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि एक ही वर्टिकल लाइन में है। आप लोग डायग्राम बनाइएगा तो G1 और B1 एक ही लाइन में होना चाहिए। हम तो अंदाजिए ऐसे ड्रा किए थे। और वेसल जितना डिग्री झुका है वर्टिकल से वही वेसल का लिस्ट कहलाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन है, अभी जो ब्लू से हम फोर्स ऑफ बायंसी वाला लाइन ड्रा किए थे, तो ये आपका वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन से वेसल जितना झुकेगा वही वेसल का लिस्ट होगा। हम मान लेते हैं यह एंगल थीटा है, तो यहाँ पर लिस्ट इक्वल टू थीटा हो जाएगा। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे सामने वाला एंगल बराबर होता है, यदि यह थीटा तो ये भी थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एंगल यदि थीटा है तो यह भी एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आप आ जाइए इन राइट एंगल ट्रायंगल। यह राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल GG1M यहाँ पर देख रहे हैं एंगल G जो है आपका 90 डिग्री है। एंगल G इक्वल टू 90 डिग्री। इधर हम क्लियर कर लेते हैं, और जिनका भी मैथ अच्छा होगा अब उनको दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे आप लोग जानते भी हैं जिनका मैथ अच्छा होगा उन्हीं का फिजिक्स अच्छा होगा, केमिस्ट्री का भी पोर्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत सारे कैलकुलेशन है। सिर्फ रट के बोर्ड के एग्ज़ाम पास कर जाना और 90% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 90% मार्क्स एवरेज स्टूडेंट भी ला सकता है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना एक अलग चीज़ है। हो सके बोर्ड के एग्ज़ाम में उसको 17% मिला हो लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, और यह तभी होगा जब उसको मैथ काफ़ी अच्छा से आएगा। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो GM और G1, यह ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब हम यहाँ पर tan थीटा का फंक्शन लगा दे रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर tan थीटा का फंक्शन लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस।
सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, तो सामने क्या है G1 डिवाइडेड बाई बेस, बेस क्या होगा GM। जब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, इधर वाला बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। आप लोग पढ़े होंगे ना लंब कर्ण और आधार, हिंदी मीडियम वाला लंब कर्ण और आधार पढ़े होंगे। तो यहाँ से हमको मिल गया tan थीटा इजकल टू G1 डिवाइडेड बाई GM। और यह सारा आपको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है और उसी के कारण लिस्ट जनरेट हुआ। और यह सारा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ता है जब आपको पूरा चीज़ डीपली समझ के रखना है। क्वेश्चन सॉल्व कर देना एक अलग कला है, जान लीजिए, और उसको पूरा तरह समझे हुए रहना एक अलग चीज़ है। लोग रट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है, लेकिन क्यों हो रहा है लोगों को पता नहीं रहता है। और यदि आपको ओरल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ के रखना होगा, रट के नहीं। आपका रटने का कैपेसिटी काफ़ी कम होता है, लेकिन समझने का कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ गए तो आप बता सकते हैं कभी भी। तो चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। यहाँ से आपको मिल गया tan थीटा इजकल टू G1 डिवाइडेड बाई GM। और जब हम आपको लेक्चर नंबर 33 पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर अथवा शिप डायरेक्शन में यदि शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम आपको बताए थे। क्या बताए थे? दो तरीका है, एक G1 के फार्मूला से और दूसरा मोमेंट अबाउट शिप सेंट्रल लाइन। तो जिनको भी अब दिक्कत होगा सबसे पहले लेक्चर नंबर 33 देख लेंगे। ये आपका 35 है, तो आप पिछला का पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर काफ़ी डिटेल में सारा चीज़ समझाए हैं। तो यदि आपका सिंगल वेट के कारण वेसल में लिस्ट हुआ है, अर्थात यदि सिंगल वेट के कारण वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अथवा शिप डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है तो आप डायरेक्ट G1 फार्मूला लगाइएगा। और फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, W इंटू डी बाई बड़ा W, वेयर W इजकल टू वेट लोडेड डिस्चार्ज या शिफ्टेड, D इजकल टू इन केस ऑफ लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग, D इजकल टू ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन वेसल सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अर्थात मान लेते हैं ये जहाज था, जहाज का इनिशियल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वह सेंट्रल लाइन पर था। कोई कार्गो 100 टन का लोड हुआ और यह सेंट्रल लाइन से 10 मीटर स्टारबोर्ड की ओर लोड हुआ। तो यहाँ पर वेसल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में ट्रांसवर्स डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो यही D हो जाएगा 10 मीटर। और D का यह वैल्यू तभी लेना है जब लोडिंग और डिस्चार्जिंग का केस हो। शिफ्टिंग का केस में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। शिफ्टिंग का केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस थ्रू ट्रांसवर्सली शिफ्टेड, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया गया है वही शिफ्टिंग के केस में D रहेगा। अब मान लेते हैं कोई वेट है 100 टन का, पोर्ट साइड में 3 मीटर पर रखा हुआ था, इसको शिफ्ट करके स्टारबोर्ड साइड में 15 मीटर पर रख दिया गया, तो ट्रांसवर्सली कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया गया, इधर था 3 मीटर और इधर था 15 मीटर, टोटल 18 मीटर से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पर D बराबर हो जाएगा 18। उसी प्रकार यदि मान लेते हैं कोई कार्गो है वह स्टारबोर्ड साइड में 3 मीटर पर था, उसको शिफ्ट करके स्टारबोर्ड साइड में 15 मीटर पर रख दिया, तो यहाँ पर ट्रांसवर्सली कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया गया 15 माइनस 3 इजकल टू 12 मीटर। चूँकि पहले से ही स्टारबोर्ड साइड में 3 मीटर पर था, अब शिफ्ट करके स्टारबोर्ड साइड में 15 मीटर पर हो गया, तो 12 मीटर से स्टारबोर्ड की ओर शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर D का मीनिंग समझ गए होंगे। और बड़ा W का मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेसल। यदि लोडिंग है तो ये वाला वेट जुट जाएगा, डिस्चार्जिंग है तो ये वाला वेट माइनस हो जाएगा, और शिफ्टिंग है तो नो चेंज। तो यदि सिंगल वेट इन्वॉल्व है तो यहाँ से G1 का वैल्यू मिल जाएगा W इंटू डी बाई W से। और जब G1 का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पर रख दीजिएगा वैल्यू,
भेसल का फाइनल जीएम मालूम होगा, और यदि भेसल का फाइनल जीएम क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यह कैलकुलेट किस प्रकार होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और एक चीज और, जहां भी जीएम लिखा रहे तो जीएम का मतलब है जीएम फ्लूइड, हम बार बार बताए हैं। तो इस फार्मूला में आप रख दीजिएगा सारा चीज, यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा और यही थीटा का वैल्यू आपका लिस्ट होगा। और कैप्टन सुब्रमण्यम साहब के बुक में आप लोग लिस्ट का फार्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा इजकल टू, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, tan थीटा इजकल टू W इंटू डी बाई बड़ा W इंटू जी एम फ्लूइड। तो यह फार्मूला यहीं से आता है। इस फार्मूला में आप जी जीवन का वैल्यू रख दीजिए। तो जब आप जी जीवन का वैल्यू रखिएगा तो यह फार्मूला चेंज होके जैसे कैप्टन सुब्रमण्यम साहब के बुक में दिया हुआ है वैसे ही आ जाएगा। तो वह भी हम आपको करके बता दे रहे हैं। tan थीटा बराबर क्या है, जी जीवन। जी जीवन बराबर क्या होता है, W इंटू डी बाई बड़ा W, और इसको डिवाइड कर देना है जीएम से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा W इंटू डी बाई बड़ा W, और इधर नीचे एक है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 1, और इधर हो जाएगा इंटू जीएम। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इजकल टू W इंटू डी डिवाइडेड बाई W इंटू जीएम, और जीएम का मतलब फाइनल जीएम फ्लूइड। तो देखिए यही फार्मूला आपको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट हम और बताए थे, W इंटू डी बराबर क्या होता है, मोमेंट। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट भी टन मीटर होगा। W मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट टन, और D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो W इंटू डी हो गया मोमेंट, और इस मोमेंट के कारण आपको लिस्ट आ रहा है। यहाँ पर भेसल का लिस्ट ही ना जनरेट हो गया, तो यह मोमेंट कहलाता है लिस्टिंग मोमेंट। तो इस फार्मूला को हम यह भी लिख सकते हैं, tan थीटा इजकल टू लिस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई W इंटू जीएम फ्लूइड। यदि आपको फाइनल लिस्ट निकालना है तो यहाँ पर फाइनल लिस्टिंग मोमेंट रख दीजिए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट रख दीजिए, और फाइनल जीएम फ्लूइड रख दीजिए। तो जब सब चीज़ रख दीजिएगा तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और यही थीटा आपका फाइनल लिस्ट होगा। और यदि आपको इनिशियल लिस्ट निकालना है तो यहाँ पर फाइनल के जगह इनिशियल रखिए, इनिशियल लिस्टिंग मोमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल जीएम फ्लूइड। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा लिस्ट, लेकिन यह होगा इनिशियल लिस्ट। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, लिस्टिंग मोमेंट में यदि आप वेसल के डिस्प्लेसमेंट और जीएम फ्लूइड से डिवाइड कर दीजिएगा तो tan के फंक्शन में वैल्यू आ जाएगा, फिर उसको इन्वर्स करके थीटा का वैल्यू ले लीजिएगा, वही आपका लिस्ट होगा। अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ समझना बाकी रह गया है, ये लिस्ट का नाम किस प्रकार देंगे। तो मैं बता दूं, लिस्ट का नाम लिस्टिंग मोमेंट के नाम के हिसाब से रहता है। जो भी लिस्टिंग मोमेंट का नाम रहेगा वही लिस्ट का नाम रहेगा। यदि लिस्टिंग मोमेंट स्टारबोर्ड तो लिस्ट भी स्टारबोर्ड, यदि लिस्टिंग मोमेंट पोर्ट तो लिस्ट भी पोर्ट। और दूसरा यह तरीका है कि वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिधर रहेगा उधर ही वेसल लिस्टेड रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रल लाइन के स्टारबोर्ड साइड में है, तो वेसल स्टारबोर्ड की ओर लिस्ट है। यदि वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रल लाइन के पोर्ट साइड में रहता तो वेसल पोर्ट की ओर लिस्ट रहता। तो यह तो डायग्राम देख के बताने का तरीका है, या यदि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन मालूम है तो, या जी जीवन का डायरेक्शन मालूम है तो, और नहीं तो सबसे सिंपल है, लिस्टिंग मोमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा वही आपका लिस्ट का डायरेक्शन होगा। और लिस्टिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा यह आपको जब हम क्वेश्चन बताता रहेंगे उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी जितना भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं यह सारा आप समझ गए होंगे।
और यह सारा चीज़ आपको ओरल में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम आपके लिए क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। यह क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन कर रहा है MV हिंडशिप डिस्प्लेसिंग 7720 टन्स kg 8.42 मीटर, नो FSC, लोड्स 330 टन्स kg 10.52 मीटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 मीटर ऑफ द सेंट्रल लाइन टू स्टारबोर्ड। कैलकुलेट द रिजल्टेंट लिस्ट। वेसल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इनिशियल केजी दे रखा है, इनिशियल FSC नहीं है। इसको लोडिंग करना है 330 टन और केजी इजकल टू 10.5 मीटर पर लोड करना है और सेंट्रल लाइन से 2 मीटर स्टारबोर्ड की ओर लोड करना है। मतलब यदि हम आपको डायग्राम से समझाना चाहें तो आपको यहाँ पर 2 डायग्राम बनेगा। ये है आपका आफ्ट व्यू और ये आपका प्लान व्यू अर्थात बर्ड व्यू, ऊपर से देख रहे हैं। ये आपका सेंट्रल लाइन है। वेसल का इनिशियल डाटा दिया हुआ है और 330 टन लोड करना है और यह 330 टन केजी इजकल टू 10.52 मीटर पर लोड होगा और सेंट्रल लाइन से 2 मीटर स्टारबोर्ड की ओर। यहाँ पर 330 टन लोडिंग है और यह 330 टन कील से 10.52 मीटर ऊपर है। तो जब आप लोड कर दीजिएगा तो वेसल का लिस्ट आपको बताना है और अभी हम आपको लिस्ट निकालने का फार्मूला बताए हैं। क्या होता है? tan थीटा इजकल टू GG1 डिवाइडेड बाई GM और यह GM मतलब फाइनल GM फ्लूइड। और जिनको भी फार्मूला याद नहीं रहता है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो फटाफट ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा और यहाँ से भी फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका M हो गया, ये आपका थीटा हो गया। यहाँ पर लिख दीजिएगा tan थीटा इजकल टू GG1 डिवाइडेड बाई GM। और यदि इससे भी दिक्कत हो रहा है तो दूसरा फार्मूला क्या है? tan थीटा इजकल टू W इंटू डी बाई फाइनल W इंटू फाइनल GM फ्लूइड। तो दोनों में से जो मर्जी जो भी याद है आप ले लीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और यदि आप मेरा सलाह लेना चाहते हैं तो हम कहेंगे आप ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको आदत हो चुका है। कैप्टन सुब्रमण्यम साहब के बुक में ऐसा कैलकुलेट करते करते आपको लिस्ट निकालने का ये फार्मूला एकदम मुझजवानी याद होगा। तो आप दोनों में से कोई फार्मूला यूज कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बुक में जैसा सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी हम आपको बता दें, बहुत लोग MV हिंडशिप का जब सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ा जाते हैं, अपने से करते नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं और सोचते हैं कि हमको समझ में आ गया ना, बस हो गया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप क्वेश्चन पढ़िए, नीचे सॉल्यूशन मत देखिए, उसके बाद अपने से ट्राई कीजिए। नहीं बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए, समझ गए, फिर सॉल्यूशन झाँप दीजिए, फिर अपने से बनाइए। एक्चुअल तरीका यही है। पेज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा था आपको फाइनल लिस्ट बताना है। आप जानते हैं tan थीटा इजकल टू W इंटू डी बाई फाइनल W इंटू फाइनल GM फ्लूइड। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं वेसल का फाइनल लिस्टिंग मोमेंट निकालना होगा। W इंटू डी क्या होता है? लिस्टिंग मोमेंट। और आपको निकालना है फाइनल लिस्ट, तो फाइनल लिस्टिंग मोमेंट चाहिए। वेसल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और वेसल का फाइनल GM फ्लूइड चाहिए। और वेसल का फाइनल GM फ्लूइड तभी मिलेगा जब आपके पास वेसल का फाइनल GM सॉलिड और फाइनल FSC हो। FSC के बारे में क्वेश्चन में दे रखा है, तो FSC का टेंशन खत्म। अब आपको चाहिए फाइनल GM सॉलिड। फाइनल GM सॉलिड के लिए आपको चाहिए फाइनल KG और फाइनल KM। अब आप सोचिए फाइनल KG कैसे निकलेगा और फाइनल KM कैसे निकलेगा। तो जब यह दोनों निकल जाएगा डायरेक्ट फार्मूला में रखेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा यह सोचने का भी एक तरीका है। सिस्टमैटिक वे में आप सोचिएगा, आपको अपने आइडिया लग जाएगा हमको क्या क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम वेसल का KG और KM निकाल लेते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पर लिख रहे हैं
कैलकुलेशन ऑफ फाइनल केजी। और वेसल का फाइनल केजी भी दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक मोमेंट अबाउट कील से और एक जी जीवन के फार्मूला से। हम देख ले रहे हैं सॉल्यूशन में किस प्रकार दिया है, जिस प्रकार बुक में देगा हम उसका उल्टा बनाएंगे। बुक में सॉल्व किया है मोमेंट अबाउट कील से, हम यहाँ पर जी जीवन के फार्मूला से सॉल्व कर दे रहे हैं। और जिनको भी जी जीवन फार्मूला से दिक्कत होता है आप मोमेंट अबाउट कील से भी बना सकते हैं। आप जानते हैं जी जीवन इजकल टू डब्ल्यू इंटू डी बाई डब्ल्यू। अब आप देखिए वेसल का इनिशियल केजी 8.42 मीटर है, लोडिंग हुआ है उसका केजी है 10.52 मीटर, और यह स्टारबोर्ड साइड में 2 मीटर सेंट्रल लाइन से दूरी पर लोड हुआ है। ये है 10.52, ये इसका केजी है। अब देख रहे हैं लोडिंग हुआ है शिप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, तो जी जीवन ऊपर की ओर, मतलब वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की ओर जाएगा। और कितना ऊपर जाएगा यही फार्मूला से मिलेगा। तो यहाँ पर सारा वैल्यू रख दीजिए। डब्लू मतलब वेट लोडेड, लोडिंग हुआ 330 टन का, 330 इंटू डी। लोडिंग के केस में डी बराबर क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेट लोडेड, मतलब वेसल का केजी और जो वेट लोड हो रहा है, जहां पर लोड हुआ है उस केजी के बीच का डिफरेंस। ये आपका हो गया 10.52 माइनस 8.42 डिवाइडेड बाई डब्लू मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया 7720 प्लस 330। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.08, सॉरी इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.086। तो जी जीवन का वैल्यू मिल गया 0.086 मीटर अपवार्ड, मतलब वेसल का न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओल्ड वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 0.086 मीटर ऊपर की ओर चला गया है। यहां पर लिख देंगे इनिशियल केजी इजकल टू 8.42 मीटर। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको वेसल का फाइनल केजी मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल केजी इजकल टू क्या होगा, 8.42 प्लस 0.086, तो ये हो जाएगा आपका 8.506 मीटर। आप लोग कैलकुलेशन को चेक करता रहिएगा, प्रोसीजर यही रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्लर्कियल मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप अपने से कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर आपको फाइनल केजी मिल गया, और जिनको ऐसे दिक्कत होता है आप वर्टिकल मोमेंट के थ्रू भी बना सकते हैं। हम फाइनल केजी का आंसर भी मिला लेते हैं बुक से। बुक से तो मिल नहीं रहा है, 8.455 मीटर। एक मिनट चेक कीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है। ये आपका सही है, जी जीवन अपवार्ड, तो इनिशियल केजी में जुड़ जाएगा, इसको हम जोड़ दे रहे हैं प्लस, तो ये आपका जाएगा 8.506 मीटर। यहाँ पर देखते हैं बुक में क्या किया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये लोडेड 130 टन। देखिए बुक में आपका गलती वैल्यू लिया है, क्वेश्चन दिया है 330 टन लोडिंग कर रहा है, लेकिन बुक में जब सॉल्यूशन किया तो लोडिंग कर दिया 130 टन ही, इसीलिए आंसर मिल नहीं रहा है। आपको फाइनल केजी 8.506 मीटर आएगा। आप आंसर मिलाने के चलते क्वेश्चन चेंज मत कीजिएगा। क्वेश्चन में 330 टन लोडिंग है, आप 330 टन वैल्यू रख के सॉल्व कीजिए, दैट्स ऑल। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। अब आपको फाइनल केजी मालूम है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है। वेसल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी आप निकाल लीजिए। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इजकल टू 7720 प्लस 330,
ये आपका हो जाएगा 0 के 0 और 3 2 5 और 7 3 10 और 7 1 8, 8050 टन। वेसल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट मालूम चल गया। अब जब आपको वेसल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो अब आप ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में आ जाइए और यहाँ पर ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट के हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर वाला टेबल में चले आइए और यहाँ पर आप खोजिए 8050 टन और 8050 टन के लिए Km निकालिए। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे 8050 इस दोनों के बीच में आएगा और Km का कॉलम कौन सा है, सेकेंड लास्ट। तो यहाँ से Km का वैल्यू इंटरपोलेट कर लीजिए। इधर डिफरेंस आएगा 435 का और इधर डिफरेंस आएगा 0.224 का। तो एक के डिफरेंस के लिए कितना होगा 0.224 डिवाइडेड बाई 435। आपको निकालना है वैल्यू 8050 के लिए। आपको मालूम है 8038 के लिए। दोनों के बीच का डिफरेंस ओनली 12 का। तो एक के लिए इतना चेंज होगा तो 12 के लिए कितना चेंज होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, वैल्यू चेंज होगा 0.006 से। और ऐसे भी आप जान लीजिए, आपको मालूम है 8038 के लिए निकाल रहे हैं 8050 के लिए चेंज है मात्र 12 टन का। तो 12 टन के लिए Km के वैल्यू में कोई विशेष चेंज नहीं होगा। जो Km 8038 के लिए होगा वही आप 8050 के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट इंटरपोलेट कर दिए हैं तो बता ही देते हैं। अब 12 टन के लिए इतना से वैल्यू चेंज होगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे Km घट रहा है। तो 9.610 में आप घटा दीजिए -0.006। अब देखिए विशेष कोई अंतर नहीं पड़ा और आंसर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब आप इसको घटाइएगा तो वैल्यू आएगा 9.604। तो यहाँ पर आपको 8050 के लिए Km का वैल्यू मिल जाएगा 9.604। अब आप इधर आ जाइए और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, थोड़ा सा हम आंसर शीट को एडजस्ट कर रहे हैं। Km for डिस्प्लेसमेंट ऑफ 8050 टन इजकल टू कितना हो गया 9.604। 9.604। और जो भी डायरेक्ट 8038 वाला वैल्यू यूज करेंगे वह यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू ले लीजिएगा और नीचे एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, सिंस चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 12 टन या नॉट सिग्निफिकेंट, thus we are using Km of 8038 टन। तो आप दोनों में से जो मर्जी जो यूज कीजिए, Km कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है तो आंसर में भी कोई चेंज नहीं होगा। और आप चाहें तो ट्राई मार के देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको वेसल का फाइनल Km मिल गया, वेसल का फाइनल Kg भी मालूम है, वेसल का FSC भी मालूम है। तो आपको यहाँ से GM फ्लूइड मिल जाएगा। और जब सब चीज़ मालूम हो जाएगा तो tan थीटा वाला फॉर्मूला में रख देंगे। Km इतना है, फाइनल Kg आप निकाले थे 8.506। और ध्यान दीजिएगा आंसर जो है बुक से नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में लोडिंग का वैल्यू अलग लिया है। यहाँ से आप GM सॉलिड निकाल लीजिए और ये आपका फाइनल GM सॉलिड है। ये आपका हो जाएगा 1.098 मीटर। ये आपका फाइनल GM सॉलिड है। FSC नील था तो यहाँ पर लिख देंगे FSC इजकल टू 0। तो फाइनल GM फ्लूइड कितना मिल गया 1.098 मीटर। अब आपको सब चीज़ मालूम चल गया। वेसल पूछ रहा था लिस्ट के फार्मूला में सब चीज़ डाल दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। लिस्ट का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इजकल टू फाइनल लिस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेसल इनटू फाइनल GM फ्लूइड। हमको ये मालूम है, अभी सिर्फ फाइनल लिस्टिंग मोमेंट और निकालना है। तो यहाँ पर हम फाइनल लिस्टिंग मोमेंट निकाल लेते हैं।
देखिए एक ही ऑपरेशन हुआ है और वह क्या हुआ है, 330 टन लोड हुआ है और सेंट्रल लाइन से 2 मीटर स्टारबोर्ड की ओर लोड हुआ है। और लिस्टिंग मोमेंट हमेशा वेसल के सेंट्रल लाइन से ही कैलकुलेट किया जाता है। और लिस्टिंग मोमेंट कैसे निकलता है, लिस्टिंग मोमेंट इजकल टू W इंटू डी, वेयर W इजकल टू वेट लोडेड डिस्चार्ज या शिफ्टेड। यहाँ पर लोडिंग हुआ है कितना का, 330 टन का, इंटू डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन इन केस ऑफ लोडिंग या डिस्चार्जिंग। तो यहाँ पर लोडिंग हुआ है तो 330 गुना 2 हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, जिस डायरेक्शन में लोडिंग होगा वही इसका नाम होगा। जैसे यहाँ पर स्टारबोर्ड साइड में लोड हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा स्टारबोर्ड। यदि पोर्ट साइड में लोड रहता तो इसका नाम हो जाता पोर्ट। और डिस्चार्जिंग के केस में उल्टा, W वही रह जाएगा, D इजकल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन रहेगा। लेकिन यदि पोर्ट से डिस्चार्ज कीजिएगा तो इसका नाम स्टारबोर्ड रखाएगा। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यदि पोर्ट से कोई चीज़ हम उठाएंगे तो इधर हल्का होगा, तो हल्का होगा तो जहाज इधर से उठेगा और इधर डूबेगा, मतलब लिस्टिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा स्टारबोर्ड की ओर, अर्थात वेसल स्टारबोर्ड की ओर लिस्ट होगा। और यदि स्टारबोर्ड से आप डिस्चार्ज कीजिएगा तो इधर का हल्का होगा तो इधर का ऊपर उठेगा और पोर्ट साइड का नीचे डूबेगा, अर्थात लिस्ट पोर्ट की ओर जनरेट होगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में नाम उल्टा, और शिफ्टिंग के केस में जिस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है वही इसका नाम होगा। यदि शिफ्टिंग हो रहा है स्टारबोर्ड साइड में तो इसका नाम हो जाएगा स्टारबोर्ड, और यदि शिफ्टिंग पोर्ट साइड में है तो लिस्टिंग मोमेंट का नाम हो जाएगा पोर्ट। और यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं एक सेंट्रल लाइन से। बहुत लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग के केस में मान लेते हैं पोर्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फाइनली वेसल सेंट्रल लाइन के स्टारबोर्ड साइड में ही है तो यहाँ पर लिस्टिंग मोमेंट स्टारबोर्ड कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। यहाँ पर सिर्फ शिफ्टिंग का डायरेक्शन देखना है। फाइनली वेट पोर्ट साइड में है कि स्टारबोर्ड साइड में है इससे कोई लेना देना नहीं है। वेट शिफ्ट होके किधर जा रहा है, पोर्ट की ओर जा रहा है कि स्टारबोर्ड की ओर जा रहा है, दैट्स ऑल। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सेंट्रल लाइन से क्रॉस होके उधर गया कि नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो भी ऐसा करते हैं एकदम मिसकॉन्सेप्शन है। शिफ्टिंग के केस में सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना है, किधर शिफ्ट हो रहा है, सेंट्रल लाइन क्रॉस करे या ना करे इससे कोई लेना देना नहीं। और जिनको भी दिक्कत हो रहा है, कैप्टन सुब्रमण्यम साहब का चैप्टर 13 वाला लिस्ट देख लीजिए, हम वहां पर काफ़ी अच्छा से लिस्टिंग मोमेंट निकालना सिखाए हैं। तो यहाँ पर आप लिस्टिंग मोमेंट निकालना सीख गए होंगे। और जिनको भी दिक्कत हो रहा है आप कैप्टन सुब्रमण्यम साहब का चैप्टर 13 वाला लिस्ट को देख लीजिए, या यदि आपको इस फार्मूला से दिक्कत हो रहा है तो आप tan थीटा इजकल टू, जैसे आपको हम पहले बताएं, tan थीटा इजकल टू G1 डिवाइडेड बाई फाइनल GM फ्लूइड, ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप G1 निकाल लीजिए, मतलब ट्रांसवर्सली सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट किया और कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया। हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी सॉल्व करके बता देंगे, अभी आप ये वाला समझ लीजिए। यहाँ पर फाइनल लिस्टिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, W इंटू डी। W कितना है, 330 टन। D इजकल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द शिप 2 मीटर, ये हो जाएगा 660 टन मीटर। और इसका नाम क्या होगा, स्टारबोर्ड, चूँकि लोडिंग हुआ है स्टारबोर्ड की ओर। अब आप सारा वैल्यू रख दीजिए। फाइनल लिस्टिंग मोमेंट इजकल टू 660। और यह फाइनल लिस्टिंग मोमेंट क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑपरेशन हुआ है और वेसल में कोई पहले से भी लिस्टिंग मोमेंट नहीं था। तो 330 टन लोडिंग के कारण जो लिस्ट जनरेट होगा वही इसका फाइनल लिस्टिंग मोमेंट होगा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8050 इंटू फाइनल GM फ्लूइड कितना आया था, 1.098 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा 4.27 डिग्री। और थीटा का नाम क्या होगा, स्टारबोर्ड, चूँकि लिस्टिंग मोमेंट का नाम है स्टारबोर्ड।
तो यहाँ से फाइनल लिस्ट का वैल्यू मिल गया 4.27 डिग्री स्टारबोर्ड। और ध्यान रखिएगा, बुक से आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि बुक 130 टन लेके बनाया है, और यदि आप भी 130 टन लेके बनाइएगा तो आंसर मिल जाएगा। अब आइए हम ये जो जी जीवन वाला फार्मूला है उसके थ्रू भी बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में जो डाउट हो रहा होगा वह हट जाएगा, क्योंकि डाउट हटाना ज़रूरी है। ये आपका एक तरीका है, एक दूसरा तरीका इधर है। देखिए सेकेंड मेथड में आपको ए और ये दोनों तो सेम होगा, आपको फाइनल केजी निकालना ही होगा, तभी आपको फाइनल जीएम फ्लूइड मिलेगा। तो आपको फाइनल जीएम फ्लूइड मिल गया। आपको निकालना है ट्रांसवर्स शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अर्थात वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 330 टन लोडिंग के कारण ट्रांसवर्सली कितना शिफ्ट होगा वह चाहिए। आप जानते हैं जी जीवन इजकल टू डब्ल्यू इंटू डी वाई बड़ा डब्ल्यू। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम निकाल रहे हैं ट्रांसवर्स शिफ्ट ऑफ शिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। केजी निकाल रहे हैं, केजी के लिए जो जी जीवन निकालते हैं वह होता है वर्टिकल शिफ्ट ऑफ शिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर ट्रांसवर्स शिफ्ट ऑफ शिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जी जीवन बराबर डब्ल्यू इंटू डी बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर वेट लोडेड 330 टन लोड हुआ। डी इजकल टू इन केस ऑफ लोडिंग डी इजकल टू ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन शिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेट लोडेड। तो इस दोनों के बीच में ट्रांसवर्स डिस्टेंस, शिप का इनिशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिप के सेंट्रल लाइन पर था, क्योंकि वेसल इनिशियली अपराइट था। यदि वेसल का कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है इंक्लिनेशन का, इसका मतलब है वेसल इनिशियली में अपराइट है। यदि वेसल इनिशियल में अपराइट नहीं रहता तो क्वेश्चन लिख के देता वेसल इनिशियली लिस्टेड 1 डिग्री स्टारबोर्ड, 2 डिग्री स्टारबोर्ड या 5 डिग्री पोर्ट, जो भी वैल्यू रहता वह क्वेश्चन में दे देता। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब है कि वेसल इनिशियल में अपराइट है। तो इनिशियल में वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रल लाइन पर है। लोडिंग जो कर रहे हैं वह किए हैं आप 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन, और स्टारबोर्ड की ओर इसका डायरेक्शन है। यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वेट का और यह है शिप का। दोनों के बीच में ट्रांसवर्स डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये वाला जो अभी हम रेट से मार्क कर रहे हैं, और क्वेश्चन में दे रखा है सीजी है 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन। तो दोनों के बीच में ट्रांसवर्स डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। तो डी का वैल्यू हो गया 2 मीटर डिवाइडेड बाय फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है 8050, यहाँ पर निकाले थे ना, 8050 रख दीजिए। नीचे वाला इधर हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ से आप जी जीवन का वैल्यू ले आइए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 330 गुना 2 बराबर 660 डिवाइडेड बाई 8050। ये आपका जाएगा 0.082 मीटर, राउंड अप कर लीजिएगा। तो जब आप डेसिमल के 3 प्लेस तक राउंड अप कीजिएगा तो जी जीवन का वैल्यू मिल जाएगा 0.082 मीटर। और वेसल लोडिंग किया है स्टारबोर्ड साइड में, अतः वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टारबोर्ड साइड में 0.082 मीटर से खसक गया है। पहले था सेंट्रल लाइन पर, अब हो गया है सेंट्रल लाइन से 0.082 मीटर स्टारबोर्ड की ओर। तो यदि क्वेश्चन पूछ देता टेल मी ट्रांसवर्स डिस्टेंस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रांसवर्सली कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया है, तो आपको ये निकालना पड़ता और यही आंसर होता। और यहाँ पर डायरेक्शन दे दीजिएगा जी जीवन स्टारबोर्ड कितना मीटर स्टारबोर्ड, नाम में आप साफ साफ लिख दीजिएगा 0.082 मीटर
स्टारबोर्ड। यहाँ पर हम मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं 0.082 मीटर स्टारबोर्ड। तो यहाँ से आपको पता चल गया शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अर्थात अथवा शिप डायरेक्शन में 0.082 मीटर से खसक गया है। और जब आपको जी जीवन मालूम चल गया है तो आप फिर से tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan थीटा इजकल टू जी जीवन डिवाइडेड बाई फाइनल जीएम फ्लूइड। दोनों वैल्यू मालूम है, रख दीजिए। जी जीवन इजकल टू कितना है, ये आ गया 0.082 डिवाइडेड बाई जीएम फ्लूइड आप निकाले थे 1.098। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, फिर से आंसर 4.27 डिग्री स्टारबोर्ड ही होगा। और इसका नाम स्टारबोर्ड क्यों होगा, क्योंकि वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टारबोर्ड की ओर शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। tan थीटा इजकल टू 0.082 डिवाइडेड बाई 1.098, tan इनवर्स लगा दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर थीटा इजकल टू आएगा 4.27 डिग्री, और यही आपका लिस्ट होगा। तो फाइनल लिस्ट इजकल टू 4.27 डिग्री स्टारबोर्ड। और इसका नाम स्टारबोर्ड क्यों, क्योंकि जी जीवन का नाम स्टारबोर्ड। और दोनों मेथड इसीलिए हम समझा दिए क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोनों मेथड आपको समझना जरूरी था। तो हम उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से समझ गए होंगे। और जिनको भी थोड़ा सा दिक्कत होता है इस लेक्चर को 2 बार 3 बार देख लीजिए, और कैप्टन सुब्रमण्यम साहब के लेक्चर में जब हम लिस्ट बताए थे वह लेक्चर भी देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और दोनों मेथड में से जो मेथड जिनको इजी लगे वह आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह में ये वाला मेथड यूज कीजिएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही वेट इन्वॉल्व है। तो जब एक वेट इन्वॉल्व रहेगा तो ये जी जीवन आसानी से निकाल के आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा वेट इन्वॉल्व रहेगा तो सबसे इजी मेथड है आप फाइनल लिस्टिंग मोमेंट निकालिए। फाइनल लिस्टिंग मोमेंट का वैल्यू यहाँ पर रखिए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल जीएम फ्लूइड से डिवाइड कीजिए, tan इनवर्स निकालिए और आंसर लाइए। तो सिंगल वेट के लिए अच्छा है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अच्छा है। और इससे आप यह भी समझ जाइएगा कि ट्रांसवर्सली अर्थात अथवा शिफ्ट डायरेक्शन में शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यदि बहुत सारा ऑपरेशन एक साथ हो रहा है तो जो सेकेंड मेथड है वह थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं सेकेंड मेथड यूजर फ्रेंडली नहीं रह जाएगा, आसानी से आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला मेथड को टारगेट कीजिए और सेकेंड मेथड को आप भूल जाइए। जो भी कॉन्सेप्ट हमको बताना था सेकेंड मेथड से वो मैं आपको बता चुका। मेनली आपको हमको बताना था ट्रांसवर्स डायरेक्शन में शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे शिफ्ट हो गया, और यदि क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे आप निकालिएगा। तो वह आप सीख गए। अब जब लिस्ट पूछेगा तो डायरेक्ट ये वाला हम यूज करेंगे। और जिनको वर्टिकल मोमेंट के थ्रू फाइनल केजी निकालने में आसानी लगता है वो आप वर्टिकल मोमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और वर्टिकल मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि वहाँ भी यदि बहुत सारा वेट इन्वॉल्व रहेगा तो आपको वर्टिकल मोमेंट के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि सिंगल वेट इन्वॉल्व है तो आप जी जीवन का फॉर्मूला भी काफ़ी क्विकली लगा सकते हैं। तो समरी की तरह आप एक समझ लीजिए, यदि आपका क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है तो आप केजी निकालिए वर्टिकल मोमेंट के थ्रू और लिस्ट निकालिए लिस्टिंग मोमेंट के थ्रू। मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेशन आप मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट में चले जाइए। और यदि आपके पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है तो आप जी जीवन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यह भी काफ़ी क्विकली आंसर देगा। तो उम्मीद करते हैं यह लेक्चर काफ़ी अच्छा से समझ गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।